Very good morning to all of you. Myself Manoj Kumar Sharma, lecturer commerce, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुबारकपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर +1 कॉमर्स सेक्शन के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए MCQs के लिए मैं पार्ट 3 जो है वो लेके आया हूँ। इस वीडियो में भी हमने एक नंबर के क्वेश्चंस जो डिफरेंट चैप्टर से लिए गए हैं और ये क्वेश्चन जो हैं वो फाइनल एग्जामिनेशन की प्रेपरेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो लेट वी स्टार्ट। द क्वेश्चन इज, जब एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि की क्षतिपूर्ति कर देती है तो ऐसी अशुद्धि को कहते हैं। When one error compensate the other error या mistake is called क्षतिपूरक अशुद्धि, compensating error, भूल चूक की अशुद्धि, error of commission, सैद्धांतिक अशुद्धि, error of principle, उपरोक्त सभी या all of above। तो जब एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि की क्षतिपूर्ति कर देती है तो ऐसी अशुद्धि को कंपनसेटिंग एरर या क्षतिपूरक अशुद्धि कहा जाता है। तलपट बनाने के तरीके कौन कौन से हैं? What are the methods of preparing trial balance? The first option is योग विधि, टोटल मेथड, देन शेष विधि, बैलेंस मेथड, योग एवं शेष विधि, टोटल एंड बैलेंस मेथड, और उपरोक्त सभी ऑल ऑफ अबव। तो तलपट खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है और तलपट बनाने के 3 मेथड योग विधि, शेष विधि एवं योग एवं शेष विधि हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑल ऑफ अबव। संपत्तियों को दिखाया जाता है, एसेट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट पक्ष में क्रेडिट साइड, डेबिट पक्ष में डेबिट साइड, न क्रेडिट में न डेबिट में, नीदर डेबिट न क्रेडिट, और तलपट के बाहर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो जो संपत्तियां होती हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए संपत्तियों को हमेशा तलपट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सेकंड ऑप्शन, डेबिट पक्ष में। दायित्वों को दिखाया जाता है, लायबिलिटीज आर शोन ऑन द डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तलपट के बाहर, और ना क्रेडिट में न डेबिट में, नीदर डेबिट और क्रेडिट। तो जो लायबिलिटीज होती हैं वो व्यवसाय की देनदारियां होती हैं, इसलिए सभी लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए जो है उन्हें तलपट में क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बैंक द्वारा, बाय बैंक व्यवसायी द्वारा, बाय बिजनेसमैन, बैंक खाता रखने वाले ग्राहक द्वारा, बाय कस्टमर हैविंग बैंक अकाउंट, और किसी भी व्यक्ति द्वारा। तो इसका सही आंसर जो है वो बैंक खाता रखने वाले ग्राहक द्वारा जो है, बाय कस्टमर हैविंग बैंक अकाउंट जो है उसके द्वारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बनाई जाती है। बैंक समाधान विवरण है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज एक खाता है, एन अकाउंट रोकड़ बही का हिस्सा है, इट इज ए पार्ट ऑफ द कैश बुक, एक सहायक पुस्तक है, एक सब्सिडियरी बुक है, और एक ऐसा विवरण जो निश्चित तिथि को रोकड़ बही व पासबुक के शेषों को मिलाने के लिए बनाया जाता है। A statement prepared to reconcile the difference in the balances of cash book and passbook at a particular date। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एक ऐसा विवरण जो एक निश्चित तिथि को रोकड़ बही व पासबुक के शेषों को मिलाने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट इज, बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोकड़ बही के शेष से, फ्रॉम कैश बुक बैलेंस, पासबुक के शेष से, फ्रॉम पासबुक बैलेंस, रोकड़ बही पासबुक के शेष से, फ्रॉम कैश बुक और पासबुक बैलेंस,
या उपरोक्त में कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, तो बैंक समाधान विवरण जो है वो रोकड़ बही तथा पासबुक के शेषों से बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन जो है कि बैंक समाधान विवरण जो है वो रोकड़ बही तथा पासबुक के शेष से बनाया जाता है। पासबुक का क्रेडिट शेष होता है धनात्मक, पॉजिटिव, ऋणात्मक, नेगेटिव, धनात्मक या ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो पासबुक का जो शेष जो है वो हमेशा पॉजिटिव, धनात्मक होता है। जो लेन देन कैश बुक की डेबिट साइड में लिखी जाती है वो लेन देन बैंक में जो है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इसलिए रोकड़ बही का डेबिट शेष जो है वो हमेशा पासबुक के क्रेडिट शेष के बराबर होता है। तो ये हमेशा पॉजिटिव, धनात्मक होता है। नेक्स्ट इज ह्रास से आशय संपत्ति के मूल्य में आने से है कमी, डिक्रीज, वृद्धि, इंक्रीज, कमी या वृद्धि, डिक्रीज एंड इंक्रीज। तो ना कमी ना वृद्धि, नीदर डिक्रीज नॉर इंक्रीज। तो डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन कि ह्रास जो है वो किसी भी संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उसे हम ह्रास कहते हैं। स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास की गणना की जाती है। डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड इज कैलकुलेटेड संपत्ति के घटते हुए मूल्य पर ऑन द रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स, संपत्ति के क्रय मूल्य पर ऑन द परचेज प्राइस ऑफ एसेट, संपत्ति के बाजार मूल्य पर ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट, और उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो स्थायी किस्त पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें जो है वो ह्रास जो है, डेप्रिसिएशन जो है वो संपत्ति के क्रय मूल्य पर, परचेज प्राइस पर लगाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सेकंड ऑप्शन। क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास की गणना की जाती है। डेप्रिसिएशन अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड इज संपत्ति के घटते हुए मूल्य पर ऑन द रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ एसेट, संपत्ति के क्रय मूल्य पर ऑन द परचेज प्राइस ऑफ एसेट, देन संपत्ति के बाजार मूल्य पर ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एसेट, और ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी पर। तो रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो होता है, इस मेथड में ह्रास डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट्स के रिड्यूसिंग वैल्यू पर, डिमिनिशिंग वैल्यू पर लगाई जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो एक मशीन का जीवन काल 10 वर्ष है और उसका क्रय मूल्य जो है वो 20,000 है, और इसके लगाने के व्यय जो है वो 4,000 हैं, और इसका जो है स्क्रैप वैल्यू है 6,000 रुपये है। तो फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड से इसकी वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगी? तो फर्स्ट आंसर है 2000, सेकंड है 1000, थर्ड है 1800 और फोर्थ है 2400। तो इस केस में जैसा आप देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो टोटल वैल्यू हो गई 20,000 प्लस उसको लगाने के लिए 20 और 4 24,000, और स्क्रैप वैल्यू हो गया 6,000। तो 24 माइनस 6 डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ हो गया 10 ईयर्स। तो 24 माइनस 6 हुआ 18,000। तो 18,000 डिवाइडेड बाई 10, तो इसकी डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट आएगी वो 1800। तो इसका सही आंसर है 1800। ह्रास की गणना की जाती है। द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड स्थायी संपत्तियों पर ऑन द फिक्स एसेट्स, चालू संपत्तियों पर ऑन द करंट एसेट्स, बनावटी संपत्तियों पर ऑन द फिक्टिशियस एसेट्स, और उपरोक्त सभी पर। तो डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फिक्स्ड एसेट। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास की राशि हमेशा इन द फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज बढ़ता रहता है, घटता रहता है, या स्थायी रहता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमेशा फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है, क्योंकि हर साल जो है वो डेप्रिसिएशन संपत्ति की जो है वो परचेज प्राइस पर ही कैलकुलेट की जाती है। 1 अक्टूबर 2014 को राम ने एक मशीनरी 1,80,000 रुपये में खरीदी और 20,000 रुपये उसे लगाने में व्यय किए, और ह्रास की दर जो है डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 10% है। तो 31 मार्च तक
जो है वो ह्रास की राशि जो है जो फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड से कितनी होगी। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि परचेज प्राइस जो है वो 1,80,000 प्लस उस पर 20,000 रुपये और लगाने के खर्च हुआ, तो टोटल कॉस्ट बन गई 1,20,000। तो 1,20,000 पर 10% डेप्रिसिएशन। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है वो है अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ की डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेटर होनी है। तो 2 लाख पे 10% जो है वो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन। तो राइट आंसर जो होगा इट इज 10,000। संचय का आशय है रिजर्व्स मीन लाभों से प्रॉफिट्स, हानियों से लॉसेस। ऐसी ही राशि जो लाभ एवं अन्य बचत में से निकालकर अलग रख दी जाती है फ्रॉम सच अमाउंट विच इज केप्ट फ्रॉम प्रॉफिट और अदर सेविंग और एसेट से, संपत्तियों से। तो संचय वह राशि लाभ का वह हिस्सा होती है जिसे निकाल कर जो है वो अलग रख लिया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन 3। संचय बनाया जाता है द रिजर्व इज मेड भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए, टू फेस द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, लाभ कम करने के लिए, टू रिड्यूस द प्रॉफिट, सही आर्थिक स्थिति दिखाने के लिए, टू शो द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन और टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस। तो संचय जो है वो हमेशा भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए जो है वो लाभ से अलग रख लिया जाता है। नेक्स्ट इज संचय दिखाया जाता है रिजर्व्स इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाते में, इन ट्रेडिंग अकाउंट व्यापारी खाते में, इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट चिट्ठी के दायित्व पक्ष में और चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में, मींस इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो संचय रिजर्व जो है वो हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आयोजन का आशय है प्रोविजंस मीन ज्ञात दायित्वों के लिए व्यवस्था करना, अरेंजमेंट ऑफ नोन लायबिलिटीज, अज्ञात दायित्वों के लिए व्यवस्था करना, अरेंजमेंट ऑफ अननोन लायबिलिटीज, क्रय के लिए व्यवस्था करना, अरेंजमेंट ऑफ प्रॉफिट्स और व्ययों के भुगतान के लिए व्यवस्था करना फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो आयोजन जो है ये भी जो है वो ज्ञात दायित्वों के लिए जो है वो एक हिस्सा अलग रख लिया जाता है, उसे हम आयोजन कहते हैं। पूंजीगत संचय बनाया जाता है कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम आयगत लाभों में से, आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स, पूंजीगत लाभों में से, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, आउट ऑफ रिजर्व कैपिटल आरक्षित पूंजी में से या उपरोक्त किसी में से भी। तो इसका सही आंसर जो है कैपिटल रिजर्व जो है पूंजीगत संचय जो है हमेशा पूंजीगत लाभों से बनाए जाते हैं। संचय बनाना जो है वो आवश्यक है, नेसेसरी है, इलीगल है, अवैधानिक है, देन आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरी है और अनुचित है। तो संचय बनाना जो है वो आवश्यक नहीं होते हैं। विनिमय विपत्र के पक्ष होते हैं द पार्टीज ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक 2 या 3 या 4, 1 2 3 और 4। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो पार्टीज होती हैं वो 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई, लेखक, स्वीकर्ता और प्राप्तकर्ता। विनिमय विपत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिटन बाय डेटर्स द्वारा, लेनदार द्वारा, क्रेडिटर्स जो है वो लेनदार द्वारा, बैंक द्वारा या क्रेता द्वारा, परचेजर द्वारा। तो विनिमय विपत्र जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो हमेशा क्रेडिटर्स द्वारा जो है वो लिखा जाता है। प्रतिज्ञा पत्र के पक्ष होते हैं द पार्टीज टू ए प्रमोजरी नोट। तो प्रतिज्ञा पत्र जो होता है उसके पार्टीज जो हैं वो एक होता है, 2 2 3 3 या 4 4 होते हैं। तो प्रतिज्ञा पत्र के जो है वो 2 पार्टीज होते हैं, एक ड्रॉर और एक ड्रॉई, जिसे आप पेई भी बोल सकते हैं, ड्रॉई ही पेई होता है। प्रत्येक विपत्र की भुगतान की तिथि निर्धारित करते समय उसकी देय तिथि में कितने अनुग्रह दिवस जोड़े जाते हैं? इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ एवरी बिल द days of grace are included. 1 day is included, 2 days are included, 3 days are included और 4 days are included। तो इसका सही आंसर जो है वो है 3 दिन। तो विनिमय पत्र की जो है भुगतान की तिथि निर्धारित करने के लिए उसमें 3 दिन और जैसे डेज ऑफ ग्रेस भी कहते हैं हम, वो ऐड कर दिए जाते हैं। 1 जुलाई को 3 माह के लिए लिखे गए बिल की भुगतान तिथि होगी। ड्यू डेट फॉर द बिल रिटर्न ऑन 1 जुलाई फॉर 3 months बिल बी 3 सितंबर, 4 अक्टूबर, 5 नवंबर और 1 अक्टूबर।
तो 1 जुलाई से 3 मंथ्स अगर आप काउंट करें तो 1 अगस्त, 1 सितंबर और 1 अक्टूबर, और 3 दिन उसमें और ग्रेस पीरियड ऐड कर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब 1 अक्टूबर में जब 3 दिन और ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4 अक्टूबर। तो नेक्स्ट है हमारे पास वित्तीय विवरणों से आशय है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या उपरोक्त सभी। तो वित्तीय विवरणों में व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण सभी को शामिल किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑल ऑफ अबव। व्यापारिक खाता दर्शाता है सकल लाभ, ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन या ऑल ऑफ अबव। तो व्यापारिक खाता जो है वो हमेशा सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट को दर्शाता है। उसी तरह लाभ हानि खाता दिखाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट और लॉस, देन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस या इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस या ऑल ऑफ अबव। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को दिखाता है। व्यापारिक खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो स्थिति विवरण में, बैलेंस शीट में, रोकड़ खाते में, कैश अकाउंट में, बिक्री खाते में, सेल अकाउंट में या लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो व्यापारिक खाते का जो शेष होता है या ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा तो उसे हमेशा लाभ हानि खाते में जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। अंतिम रहतिये का समायोजन होगा। द एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी केवल व्यापारिक खाते के क्रेडिट पक्ष में, ओनली इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में, ओनली इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, व्यापारिक खाते के क्रेडिट और स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका दो जगह इफेक्ट जो है, एक व्यापारिक खाते के क्रेडिट साइड में और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में होता है। अद्यत व्ययों का समायोजन होगा। द एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी केवल व्यापारिक खाते के डेबिट में, लाभ हानि खाते के डेबिट में या व्यापारिक खाते या लाभ हानि खाते के डेबिट में और स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है वो अद्यत व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनका अभिभुगतान करना होता है। तो व्यापारिक खाते या लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में और स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज माल दान में देने पर समायोजन होगा। द एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स गिवन एज अ चैरिटी विल बी केवल व्यापारिक खाते में, लाभ हानि खाते में, व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष में क्रय में से घटाकर और लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में या स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में। तो इसका सही आंसर जो है, जो माल जो है उसे व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष में क्रय में से घटाया जाता है और लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा इनपुट उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड, मैग्नेटिक डिस्क, मॉनिटर एंड फ्लॉपी डिस्क। तो इनपुट इनमें से मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। देन इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर उपकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर? प्रिंटर, वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस या सभी। तो प्रिंटर जो है वो हार्डवेयर उपकरण है। हार्डवेयर का मतलब होता है जिन्हें हम उपकरण के भी सभी हिस्से जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर? AIU, देन ALU, CPU, देन मॉनिटर और रोम। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्राइमरी यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो CPU की फुल फॉर्म जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। MIS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो है क्या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है या डाटाबेस है या इनमें से कोई नहीं। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो है वो इसका पूरा नाम है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में भी आपने जो है वो 1 मार्क्स के डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए फाइनल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच।